हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन अफेयर्स में भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई 24 फरवरी 2022, जो 3 वीक से भी ज्यादा से भी कंटिन्यू कर रही है, अब ऐसा लगता है कि एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कन्वर्ट होती हुई नजर आती है। और जब भी बात हो जाए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की, इंटरनेशनल वॉर्स की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, क्या वो कोड ऑफ एथिक्स हैं, कंडक्ट हैं, क्या वो मोरल वैल्यूज हैं, क्या वो ब्रॉड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो आपके कंडक्ट को गवर्न करेगा ऐसे वॉर्स में, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में। दोनों ही पार्टीज के लिए, जो कॉम्बैट पार्टीज हैं, मतलब जो मिलिट्री पर्सनल हैं, उनके लिए भी, और जो सिविलियन पॉपुलेशन है या नॉन कॉम्बैटेंट हैं, उनके लिए भी क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, कि लॉज को, रूल्स को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, इन सभी को सम अप करने वाले बड़े ही इंटरनेशनल इंटरेस्टिंग कन्वेंशंस। कई बार आपने नाम सुना होगा जिनेवा कन्वेंशंस। आज हम बहुत डिटेल में जो चारों जिनेवा कन्वेंशंस हैं, उसके साथ जो तीनों प्रोटोकॉल्स हैं जिनको 1977 और 2005 में रेटिफाई किया गया, इनेक्ट किया गया, एक एक करके उनकी डिटेल्स को बात करेंगे। साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट जिसको जिनेवा कन्वेंशंस कहा जाता है, इनको लीगली कैसे एनफोर्स करवाया जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो का रिसोर्स आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर पहला लिंक क्लिक करेंगे इंग्लिश में, सेकंड लिंक हिंदी में, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, जैसा हमने कहा कि रशिया का जो आर्म्ड इन्वेजन रहा यूक्रेन का, जो कि 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ, वो लगातार और ज्यादा तेजी पकड़ता हुआ नजर आता है। 3 तरफ से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, और उसमें अब मिलिट्री पर्सनल के अलावा बहुत लार्ज नंबर्स में जो सिविलियन पॉपुलेशन है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जिनको नॉन कॉम्बैटेंट्स कहा जाता है, उनको भी नेगेटिवली इंपैक्ट होता हुआ देखा जा रहा है। जैसे जैसे रशियन मिलिट्री कंटिन्यूअसली कीव की तरफ बढ़ती चली आ रही है, और कई क्रिटिक्स का यह कहना है कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे वॉर का, कॉन्फ्लिक्ट का, या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का, वो है कि किस तरीके से जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करके एक दूसरी गवर्नमेंट, जो कि हो सकता है प्रो रशियन हो या रशिया के लिए फेवरेबल हो या कंड्यूसिव हो, उसको वहां पर इंस्टॉल करना। और इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई लगातार खिंचती ही चली जा रही है, एक बड़ा कंसर्न इस बात को लेके धीरे धीरे उभरता हुआ दिखाई देता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशंस अब लार्ज स्केल पे होता हुआ भी दिखाई देता है, बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे क्रिटिक्स के हिसाब से। प्रेसिडेंट पुतिन लगातार इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि जो रशियन मिलिट्री है वो जानबूझकर किसी भी तरीके से सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारा एविडेंस अगर आप कैजुअलिटीज का देखें, खासतौर से सिविलियन पॉपुलेशन का, चाहे हॉस्पिटल्स हो या जनरल सिविलियन पॉपुलेशन हो, कई क्रिटिक्स का, कई एलिगेशंस इस तरह के भी हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस जो कि जिनेवा कन्वेंशंस हैं, उनका क्लियर कट वायलेशन होते हुए दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में किसी ना किसी तरीके से जो ग्लोबल कम्युनिटी है या वर्ल्ड कम्युनिटी है, वो रशियन फोर्सेस को अपने वॉर क्राइम्स के लिए या ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए अंडर जिनेवा कन्वेंशंस ट्राई करने की कोशिश करे, उनको अकाउंटेबल होल्ड करने की कोशिश करे। अल्टीमेटली कोशिश शायद इस डायरेक्शन में भी हो सकती है कि जो ऑपोजिट पार्टीज हैं, खासतौर से वेस्ट लेड, वो ऐसे एविडेंस इकट्ठे करने की कोशिश करें जिससे यह प्रूव हो सके कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में कई सारे वॉर क्राइम्स कमिट कर रही हैं, या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, या जेनोसाइड, या क्राइम ऑफ अग्रेशन जैसे जो सीवियर वायलेशंस हैं, ग्रॉस वायलेशंस हैं जिनेवा कन्वेंशंस के लिए, उनको वायलेट करती हुई नजर आ रही हैं, ताकि इन एविडेंस को हो सकता है बाद में दूसरी पार्टीज, ऑपोजिट कैंप यूज करने की कोशिश करे रशिया और रशियन फोर्सेस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको आईसीसी भी कहा जाता है, उसमें प्रोसिक्यूट करने के डायरेक्शन में। अब बैकग्राउंड आप समझ गए, अब समझा जाए एक एक करके क्या है जिनेवा कन्वेंशंस, कैसे इन्फोर्स आए, कैसे कैसे टाइम के साथ ये इवॉल्व हुए, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या इनकी वीकनेस है, और किस तरीके से अभी जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन, यूक्रेन रशिया के बीच में, उसमें ये अप्लाई किए जा
सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें तो जिनेवा कन्वेंशन 4 ट्रीटीज जिनको 1949 में फॉर्मलाइज किया गया, उसके अलावा 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स जिसमें से 2 प्रोटोकॉल फाइनलाइज किए गए 1977 और जो लास्ट 3rd प्रोटोकॉल है उसको फॉर्मलाइज किया गया 2005। इनको अगर आप मिला ले, मतलब 4 ट्रीटीज 1949 की और 3 प्रोटोकॉल्स जिनमें से 2 प्रोटोकॉल 1977 और लास्ट प्रोटोकॉल 2005, इनको अगर आप मिला ले तो ये कोडिफाई करते हैं कि क्या वाइडली एक्सेप्टेड एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होंगे ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट से रिलेटेड जब भी किसी भी रीजन में कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए, छिड़ जाए। इन सारे प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस का जो रियल फोकस है वो इस बात को लेके है कि जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, मतलब जो नॉन मिलिट्री पर्सनल हैं या जो आर्मी में नहीं है, नेवी में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, सिविलियन पॉपुलेशन है, आप और हमारे जैसे लोग, उनको कैसे ट्रीट किया जाए। या अगर आप किसी को प्रिजनर ऑफ वॉर ले लें, मतलब वॉर में किसी को अगर आप कैप्चर कर ले, उनको कैसे ट्रीट किया जाए। इसके अलावा जो कन्वेंशनल हैं या बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स हैं, उनके यूज को जिनेवा कन्वेंशंस कवर नहीं करते। जो कन्वेंशनल या बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स हैं, इनको 2 डिफरेंट कन्वेंशंस, एक हेग कन्वेंशन, दूसरा जिनेवा प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्वेंशंस नहीं, जिनेवा प्रोटोकॉल कवर करते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले जिनेवा कन्वेंशन की। क्या है फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन? अगर मोटे मोटे तौर पे आप देखें तो फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है जो भी वुंडेड, मतलब कि युद्ध में घायल एटसेट्रा, या फिर सिख जो सोल्जर्स हैं, पर्टिकुलरली जो लैंड पे लड़ाई कर रहे हैं, मतलब जो आर्मी में हो सकता है इंक्लूडेड हो। और ये कन्वेंशन मेडिकल और रिलीजियस पर्सनल, मेडिकल यूनिट्स या मेडिकल ट्रांसपोर्ट को भी पूरी तरह कवर करता हुआ दिखाई देता है। जो पहला जिनेवा कन्वेंशन है, ये जैसा हमने कहा वुंडेड और सिक सोल्जर्स, उसके अलावा लैंड पे जो भी कॉम्बैट यूनिट्स हैं ड्यूरिंग वॉर, उनको कवर करता है। मेडिकल और रिलीजियस पर्सनल्स को अलग से आइडेंटिफाई करता है और उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी जो फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन है वो ही कवर करता हुआ दिखाई देता है। क्या एग्रीमेंट्स होने चाहिए, कैसे हॉस्पिटल जोन स्टैब्लिश करने चाहिए, क्या मॉडल आइडेंटिटी कार्ड होगा मेडिकल और रिलीजियस पर्सनल के लिए, इसको भी फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन ही कवर करता है। दोस्तों, सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन, सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ डेफिनेशन, मतलब जो भी वुंडेड हैं, सिक हैं, शिपरेक्ड हैं, मिलिट्री पर्सनल एट वॉर, लेकिन सी में, लैंड पे नहीं, सी में। इसका मतलब आपकी नेवी, कोस्ट गार्ड एटसेट्रा, या जो भी सी अटैक से रिलेटेड पर्सनल हो, उनको सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन कवर करता हुआ दिखाई देता है। जो सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन है, ये भी जो हॉस्पिटल शिप्स हैं या मेडिकल ट्रांसपोर्ट है बाय सी, इसके अलावा किस तरीके से ऐसे लोग जो इन मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा में इन्वॉल्व हों, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसको भी सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन कवर करता है। इसका मतलब फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन कवर करता है कॉम्बेटेंट्स को ऑन लैंड, सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन कवर करता है कॉम्बेटेंट्स को ऑन सी या एट सी। जो थर्ड जिनेवा कन्वेंशन है, यह अप्लाई होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कि अगर युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान आपने किसी को बंदी बना लिया तो उसको कैसे ट्रीट करना आपको होगा। कई तरह के जनरल प्रोटेक्शंस, जैसे कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको एक ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कैसे आप इक्वालिटी मेंटेन करें जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको। इसके अलावा कैप्टिविटी, अगर आप उनको बंधक बनाएंगे, किस टाइप की कंडीशंस में उनको आप रख सकते हैं। इसके अलावा कैसे आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरोगेट कर सकते हैं, कैसे उनको इवैक्यूएट कर सकते हैं, ट्रांजिट कैंप्स कैसे होने चाहिए, कैसा उनका फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन होना चाहिए, क्या हाइजीन होनी चाहिए, उनका राइट टू रिलीजन आप इंटैक्ट रखेंगे, इंटेलेक्चुअल फिजिकल एक्टिविटीज एटसेट्रा, ये सभी इंश्योर करेंगे। मतलब फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन combat units on land, second Geneva Convention combat units at sea, and third Geneva Conventions in general prisoners of war। क्या कंडीशंस होंगी, क्या फूडिंग होगी, क्या क्लोथिंग होगी, कैसी कैप्टिविटी कंडीशंस होंगी, कैसे आप क्वेश्चन करेंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप इंश्योर करेंगे थ्रू थर्ड जिनेवा कन्वेंशन। जो लास्ट और फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है, वो अब कॉम्बेटेंट यूनिट्स के बजाय सिविलियंस को क्या प्रोटेक्शन होने चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करता है। तो इस वजह से अभी जो बार बार न्यूज में आप डिस्कशन सुन रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया मिलिट्री फोर्सेस के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट छिड़ गई है, जिसके बीच में सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत सफर करना पड़ रहा है, उसके लिए जो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है वो कहीं ज्यादा एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई
देता है। इसका मतलब जो पहले 3 जिनेवा कन्वेंशन हैं वो कॉम्बेटेंट्स या आर्म्ड पर्सनल या आर्मी या डिफेंस फोर्सेस को कैसे प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो 4th जिनेवा कन्वेंशन है ये कवर करता है सिविलियन पॉपुलेशन को। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उस वक्त कोई जिनेवा कन्वेंशन एग्जिस्ट नहीं करता था और उस वक्त जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर जो एट्रोसिटीज थी, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थे, वो इस लेवल के थे कि पूरे वर्ल्ड को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमें वॉर की क्या कंडीशंस होंगी, क्या कोड ऑफ एथिक्स होगा, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए विद इन टॉलरेबल लिमिट्स, इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा ना हो वॉर या लड़ाई के टाइम आप आपकी जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन सेंस है उसको पूरी तरह खत्म कर दें और आप एक इंसान से कहीं ऐसा ना हो एक जानवर बन जाएं। आप हो सकता है अनआर्म्ड पर्सनल के ऊपर, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, हो सकता है स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, या जिसको आपने कैप्टिव कर लिया है या प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया है उनके साथ आप इनह्यूमन कंडीशंस बेसिकली ट्रीट करना शुरू कर दें। तो इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक्सपीरियंस रहा उसको रेक्टिफाई करने के लिए इन चारों जिनेवा कन्वेंशंस को 1949 में रेटिफाई किया गया। ये जो लास्ट कन्वेंशन है, 4th कन्वेंशन है, जो कि सिविलियन पॉपुलेशन को कवर करता है, इसमें टोटल 159 आर्टिकल्स हैं और ये वो सारे नॉर्म्स जो इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियन पॉपुलेशन से रिलेटेड उनको कवर करता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो हो गए चारों जिनेवा कन्वेंशंस और जैसा हमने कहा 4 जिनेवा कन्वेंशंस के अलावा 3 प्रोटोकॉल्स भी हैं, जिसमें से 2 प्रोटोकॉल्स 1977 में रेटिफाई हुए और लास्ट प्रोटोकॉल 2005 में रेटिफाई हुआ। जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं दोनों 1977 के, वो 4th कन्वेंशन के साथ एक जनरल प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए पॉपुलेशंस को, खासतौर से वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणाम होंगे, उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो हॉस्टिलिटीज या लड़ाई अगर ज्यादा बढ़ जाए तो किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं उनका। इसके अलावा अगर किसी की टेरिटरी पे फॉरेनर्स अगर उस वक्त प्रेजेंट हैं तो उनको आप किस तरह का प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा जो भी पार्टीज किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं तो किस तरीके से आप सिविलियंस को ऑक्यूपाइड टेरिटरी में प्रोटेक्ट करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे। इसका मतलब अगर रशिया मान लीजिए यूक्रेन की पॉपुलेशन के ऊपर अटैक करता है, यूक्रेन की सॉइल के ऊपर अटैक करता है, तो क्योंकि रशिया ऑक्यूपाइंग कंट्री होगी और यूक्रेन ऑक्यूपाइड टेरिटरी होगी, रशिया ऑक्यूपाइड टेरिटरी को किस तरीके से वहां की सिविलियन पॉपुलेशन को कैसे ट्रीट करेगा, ये कौन गवर्न करेगा? ये गवर्न करेगा 4th कन्वेंशन प्लस 1977 के दोनों एडिशनल प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा ये जो 4th कन्वेंशन है अलॉन्ग विद 2 प्रोटोकॉल्स ऑफ 1977 ये स्पेल आउट करेंगे कि क्या ऑब्लिगेशंस होंगी जो भी ऑक्यूपाइंग पावर है, मतलब जिसने भी कब्जा किया है या जिसने भी किसी और की लैंड को ऑक्यूपाई किया है या उसके ऊपर कब्जा किया है या अटैक किया है, वो किस तरीके से वहां की जो सिविलियन पॉपुलेशन है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क कैसे कैरी आउट किया जाएगा जो कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके, इसको पूरी तरह एग्जॉस्टिवली कवर करता है। इंटरनेशनल कमिटी फॉर द रेड क्रॉस जो कि एक बड़ी मेडिकल इंटरमीडिएरी के रूप में काम करती है खासतौर से ऐसी कॉम्प्लेक्स वॉर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में, वो ये भी कहती हैं कि जो 4th कन्वेंशन है वो किस तरीके से जो सिविलियन इंटर्न्स हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, सेफ्टी जोन्स हैं, मॉडल रेगुलेशंस है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, इसको भी 4th कन्वेंशन या 1977 के दोनों जिनेवा प्रोटोकॉल्स कवर करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सभी कंट्रीज ने इन सभी कन्वेंशंस और सभी प्रोटोकॉल्स को साइन किया है? जिनेवा कन्वेंशंस आज की डेट में 196 स्टेट्स ने साइन किया है और इसमें जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं वो भी सभी इसके सिग्नेचरीज हैं। जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं 1977 और 2005, इसमें फर्स्ट प्रोटोकॉल के 174 कंट्रीज, सेकंड प्रोटोकॉल को 169 कंट्रीज और जो लास्ट 2005 का प्रोटोकॉल है उसको सिर्फ 79 स्टेट्स ने ही एंडोर्स किया है। बड़े इंटरेस्टिंगली क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि 2019 में रशिया ने अपने आप को जो प्रोटोकॉल 1 है उसका आर्टिकल 90 है उससे विड्रॉ कर लिया। तो क्रिटिक्स का यह भी कहना है हो सकता है रशिया 2019 से ही किसी ना किसी तरीके से हो सकता है प्लान कर रहा हो एक मेजर अटैक, और
क्योंकि जो आर्टिकल 90 है प्रोटोकॉल 1 का, वो ये सजेस्ट करता है कि अगर किसी ने भी प्रोटोकॉल 1 को साइन किया है और अगर वो कोई वॉर क्राइम्स कमिट करना शुरू कर देता है, तो जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं वो चाहें तो एक इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमीशन भेज सकते हैं जितने भी एलिगेशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लोगों का यह कहना है कि रशिया ने 2019 में शायद इस वजह से अपने आप को विड्रॉ किया हो कि अगर हमें किसी के ऊपर अटैक करना पड़ जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन या कमिटी हमारी कंट्री में ना भेज पाए। यह एक एलिगेशन है, एग्जैक्ट ट्रुथ क्या है इसको शायद ही कोई डिफाइन कर पाएगा। इसके अलावा जो 4 कन्वेंशंस हैं और पहले 2 जो प्रोटोकॉल्स हैं जिनेवा कन्वेंशंस के, इनको सोवियत यूनियन ने रेटिफाई किया था क्योंकि 1949 में रशिया एग्जिस्ट नहीं करता था। रशिया तो 1991 में एग्जिस्टेंस में आया, तो इस वजह से क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है रशिया पूरी तरह अपने ऑब्लिगेशन से मुकर जाए, हो सकता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली डिसओन कर दे कि ये जिनेवा कन्वेंशंस यूएसएसआर ने साइन किए, सोवियत यूनियन ने साइन किए, रशिया ने साइन नहीं किए। इस वजह से जो भी ऑब्लिगेशंस हैं हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। अब क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए कोई जिनेवा कन्वेंशंस को वायलेट करता है, तो क्या एक्शन आप उसके अगेंस्ट ले सकते हैं? अगर आप आर्टिकल 8 देखें, रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो यह सजेस्ट करता है कि आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन होगा, खासतौर से वार क्राइम्स को लेके, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा अगर कोई भी एज ए पॉलिसी, एज ए पार्ट ऑफ द प्लान, अगर लार्ज स्केल कमीशन वॉर क्राइम्स कमिट करना शुरू कर देगा तो आईसीसी का जुरिसडिक्शन वहां पर एक्सटेंड माना जाएगा। और ये जो आर्टिकल 8 है, रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये वॉर क्राइम्स को बहुत एग्जॉस्टिवली डिफाइन करता है, जिसकी पहली बेसिक डेफिनेशन है कि अगर कोई भी सीरियस ब्रीच हो जिनेवा कन्वेंशंस का, चाहे वो विलफुल किलिंग हो, टॉर्चर हो, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हो, विलफुली कॉजिंग ग्रेट सफरिंग हो, सीरियस इंजरी हो टू बॉडी एंड हेल्थ, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन हो, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, या मिलिट्री नेसेसिटी हो, या अनलॉफुल वॉन्टनली कंपेलिंग ए प्रिजन ऑफ वॉर, या किसी भी प्रोटेक्टेड पर्सन के अगेंस्ट अगर आप हॉस्टाइल पावर फोर्स यूज करेंगे, या किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को विलफुली आप डिप्राइव करेंगे उसके राइट से, फेयर और रेगुलर ट्रायल से, या किसी को अनलॉफुली आप डिपोर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, अनलॉफुली कन्फाइन करेंगे, किसी को आप हॉस्टेज अगर टेक कर लेंगे, तो ये सभी जो आर्टिकल 8 है ऑफ रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी उसमें कवर किए जाएंगे, इनको वॉर क्राइम्स माना जाएगा। और ऐसे स्टेट्स को, ऐसी पार्टीज को फिर आप अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल 8 है रोम स्टैट्यूट का, ये वॉर क्राइम्स सिर्फ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ही नहीं, लेकिन इसके अलावा ब्रॉडर जो टर्म है, मान लीजिए किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई भी इंटरनेशनली डायरेक्टेड अटैक होता है सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, या उसकी वजह से कोई हॉस्टैलिटीज हो जाती हैं सिविलियन पॉपुलेशन पे, उनको भी आर्टिकल 8 ऑफ रोम स्टैट्यूट कवर करता है। मान लीजिए आप अटैक कर देते हैं, बॉम्बार्ड कर देते हैं टाउन्स को, विलेजेस को, इनहैबिटेशंस को, ड्वेलिंग्स को, बिल्डिंग्स को जो अनडिफेंडेड हो, जो मिलिट्री यूज के लिए नहीं यूज ली जा रही हो, या इंटेंशनली अगर आप अटैक डायरेक्ट करेंगे पर्सनल्स के अगेंस्ट, इंस्टॉलेशंस के अगेंस्ट, मटीरियल के अगेंस्ट, यूनिट्स के अगेंस्ट, व्हीकल्स के अगेंस्ट, जो वॉर में नहीं, अगर वो सभी चीजें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रिलीफ वर्क या पीस कीपिंग मिशंस में यूज की जा रही हैं, तो उसको भी अंडर स्टैट्यूट रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी आर्टिकल 8 के अंडर वॉर क्राइम माना जाएगा। और यह सभी गवर्न करेगा जो चार्टर है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, अगर कोई भी अटैकिंग कंट्री जिसको खुद को पहले से इंटेंशनली नॉलेज हो कि मेरे यूज ऑफ फोर्स की वजह से सिविलियन पॉपुलेशन इंजर हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स या लॉन्ग टर्म सीवियर डैमेज आप कर सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो उसको भी वॉर क्राइम की कैटेगरी में माना जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो भी ट्रायल के लिए एलिजिबल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा फैंसी सा अरेंजमेंट है, लेकिन रियलिटी में क्या जिनेवा कन्वेंशंस या इसके वायलेशंस को इफेक्टिवली अभी तक हम डील कर पाए हैं? 70th एनिवर्सरी ये जो कन्वेंशंस की हुई 2019 में, उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, जो एक मेजर ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है ग्लोबल स्टेज पे, कि जिस भी कन्फ्लिक्ट में
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 4 कंट्रीज, खासतौर से रशिया, यूएस, यूके एंड फ्रांस इन्वॉल्व हो, वहां पर ब्लेटेंट वायलेशन देखा जाता है ह्यूमैनिटेरियन लॉस का। जहां भी ये चारों कंट्रीज रशिया, यूएस, यूके एंड फ्रांस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितने भी जिनेवा कन्वेंशंस के अंडर जो भी प्रोटेक्शंस हैं, बहुत बार होता है कि उनका मेजर वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन देखा जाता है और उसके बावजूद भी कोई इफेक्टिव एक्शन इनके अगेंस्ट नहीं अभी तक लिया गया है। कई सारे स्पेसिफिक एग्जांपल्स एमनेस्टी इंटरनेशनल साइट करती हैं। जैसे अगर आप यूएस लेड कोलिशन की बॉम्बिंग देखेंगे सीरिया के रका में, जिसमें 1600 से भी ज्यादा सिविलियंस की डेथ हो गई और मेजर स्केल पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइव्स का डिस्ट्रक्शन देखा गया रशियन फोर्सेस द्वारा अलेप्पो एंड इडिब में, जिसकी वजह से मास डिस्प्लेसमेंट देखा गया मिलियंस ऑफ पीपल का। इसके अलावा अगर आप येमेन का वार देखेंगे, जिसपे हमने पहले एक डिटेल लेक्चर आपको डिलीवर किया है, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट में जाकर उसको पूरा देख सकते हैं। येमेन कॉन्फ्लिक्ट, येमेन वॉर एक्चुअली है क्या, क्या की इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जियो पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स कैसे वहां प्ले आउट कर रही है। और येमेन में जो वॉर है, एक तरफ तो सऊदी अरेबिया और यूएई लेड कोलिशन है जिसको वेस्ट पर्टिकुलरली यूएस सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि इरानियन लेड दूसरे रिबेल्स हैं। यहां पर भी हजारों सिविलियंस और फुल ब्लोन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कई सारे ऐसे केसेस, इवेंट्स, वॉर्स हम देख चुके हैं कि जिनमें ग्रॉस वायलेशन होता है जिनेवा कन्वेंशंस का, ह्यूमन राइट वायलेशंस का, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स का, सिविलियन पॉपुलेशन में मेजर इंजरीज को इन्फ्लिक्ट किया जाता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है सिविलियन पॉपुलेशन का, प्रॉपर्टी का। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अरेंजमेंट है आईसीसी का, इसको एनफोर्स कभी भी नहीं करवाया जा सका है। तो क्या आप कहेंगे फिर क्या फायदा इन जिनेवा कन्वेंशंस के होने का या आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के होने का? इसका एक मेजर फायदा पॉजिटिव नोट पे आप सोच सकते हैं कि इन कन्वेंशंस की वजह से एटलीस्ट आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है निगोसिएशन का, डिस्कशंस का, ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने का ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड, खासतौर से कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में। और कुछ लिमिटेड इंस्टांसेस में यह भी देखा गया है कि आईसीसी तक जब बात पहुंची है तो कुछ कंट्रीज या कुछ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स के केसेस में लिमिटेड अमाउंट में ही सही, लेकिन सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, ट्रेड एम्बार्गोज भी लगाए गए हैं, ऐसे लोग जो ग्रॉस वायलेशन में इवॉल्व पाए गए हैं जिनेवा कन्वेंशंस के। तो दोस्तों, यह रहा हमारा एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन जिनेवा कन्वेंशंस। क्या है ये, क्यों लाए गए, एक एक करके क्या बेसिकली एलिमेंट्स को कवर करते हैं, क्या इसके पॉजिटिव हैं और क्या इसकी सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारे लेक्चर्स आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स प्ले आउट करती है, वॉर क्राइम्स क्या होते हैं, कैसे टाइम के साथ जियो पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स चेंज होती जाती है, किस तरीके से अलायंसेस चेंज होती हैं, शिफ्ट होती हैं। बहुत बार रूल मेकर्स ही रूल ब्रेकर्स बन जाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। कहीं ना कहीं बार बार इसी बात को एम्फसाइज करता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है हमारे, खासतौर से जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस, और उसमें भी जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्या उसको अब रिफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के सिचुएशंस को पहले ही अवॉइड किया जा सके या प्रॉपर्ली इफेक्टिवली डील किया जा सके, ताकि हजारों लाखों लोगों की लाइफ्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रोका जा सके और अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव रहा यूएन को एनफोर्स में लाने का, उसको अचीव किया जा सके। क्यों ना डेवलपिंग वर्ल्ड्स को या डेवलपिंग सुपर पावर्स को और ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्लेस दिया जाए, क्यों ना यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म किया जाए, क्यों ना यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, ताकि कहीं ज्यादा पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर डेवलप हो सके जिसमें सभी लोग यह महसूस करें कि हमारी आवाज की भी वहां पर वैल्यू है। वरना सिक्योरिटी काउंसिल जो मन करे डिसाइड कर सकती है, पसंद आए तो वीटो कर सकती है, खुद आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उस किसी सैंक्शन या रेजोल्यूशन को वीटो के थ्रू कंप्लीटली स्मैश कर सकते हैं। तो क्या ये एक्चुअली रियल में एक इक्वल फुटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? फूड फॉर थॉट, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।